Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो में मैं आपको कुल्लू का इतिहास करवाऊंगी, पाल वंश के राजा करवाऊंगी, ठीक है। तो ये पार्ट 1 रहेगा और उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको सिंह वंश के राजा करवाऊंगी जो बहादुर सिंह से आगे हैं जितने भी राजा, ठीक है। तो वो पार्ट 2 में करवाऊंगी। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को सुन लेते तो आपका इतिहास जो है वो आधा कवर हो जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे रिवीजन से, और आप जब खुद भी पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले आप रिवीजन करें, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। ये देख रहे हैं आप, ये है हिमाचल प्रदेश का नक्शा। कितने जिले हैं हिमाचल प्रदेश में? 12 जिले। कौन कौन से हैं? चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और शिमला, सोलन, सिरमौर। 12 जिले हैं। इस सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। जनसंख्या के आधार पर यानी पॉपुलेशन वाइज जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है कांगड़ा। एरिया वाइज कौन सा है? साफ दिख रहा है, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। दक्षिणी जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? देखिए डायरेक्शंस तो पता है ना, अगर नहीं पता तो ये देखो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम। तो क्या पूछा मैंने आपसे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो है सिरमौर। उत्तर में कौन सा पड़ता है? चंबा और लाहौल स्पीति। मध्य जिले कौन कौन से हैं? देखिए ढंग से, मध्य जिले कौन कौन से? मंडी और कुल्लू, जिसमें से आज हम कुल्लू के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अगला मैप देखिए, ये है कुल्लू का मैप। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल्लू कितने जिलों के साथ सीमाएं स्पर्श करता है तो वो है 5, यानी कुल्लू का कितने दूसरे जिलों के साथ बॉर्डर लगता है तो वो 5 जिलों के साथ लगता है। इसी सीक्वेंस से देखो, कांगड़ा, ये है मंडी, देन शिमला, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, हो गए ना 5। फर्स्ट इज कांगड़ा, सेकेंड इज मंडी, थर्ड इज शिमला, फोर्थ इज किन्नौर, फिफ्थ इज लाहौल स्पीति। देखिए अगर आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इस मैप को देखो, ढंग से देखो, आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ पे है। ये मैंने आपको डायरेक्शंस तो ये बताई हैं, सॉरी यहाँ पे देखो, ये डायरेक्शंस बताई मैंने आपको। अब इसी डायरेक्शन को इस मैप पे फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ यानी उत्तर में कौन कौन से जिले हैं? चंबा, लाहौल स्पीति। साउथ में कौन से हैं? सिरमौर, ठीक है। ईस्ट में कौन है? किन्नौर है, ठीक है। वेस्ट में कौन है? ऊना या बिलासपुर है। तो आपको इसी से पता चल जाएगा। मध्य में जैसे मंडी और कुल्लू है। तो अगर आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, अगर आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे, बुक से रट्टा मारेंगे, क्वेश्चन पेपर्स ट्राई करेंगे, फिर तब आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सीक्वेंस से पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए मैंने बता दिया आपको, आपने देख लिया कांगड़ा, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कुल्लू के उत्तर में या फिर उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है? उत्तर यानी नॉर्थ और उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। तो कौन सा दिख रहा है आपको? मनाली तो कुल्लू में ही आता है, ठीक है। ये सब जो भी कलर है ना, ये दिख रहे हैं आपको, मनाली, सैंज, बंजार, निरमंड, अनी, ये सब जो है ये कुल्लू के ही पार्ट है। तो ये सारा कुल्लू है। तो कौन सा है? नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में? देखो ढंग से, लाहौल एंड स्पीति पड़ रहा है। लग गया ना पता? अगर आपको मैप आता है तो आपको पता होगा, अगर आपको मैप नहीं आता तो आप वहाँ पे तुक्का लगा के आ जाएंगे और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर बार तुक्का सही नहीं बैठता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पूर्व में कौन है? तो पूर्व में किन्नौर पड़ता है। दक्षिण में देखो, दक्षिण में शिमला, पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में मंडी पड़ता है और उत्तर पश्चिम में पड़ता है कांगड़ा जिला, ठीक है। इतना लग गया पता? चलिए आगे देखिए, जिले के रूप में कब गठन हुआ था? 1963 में, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है? जिला मुख्यालय कुल्लू का कुल्लू में ही है। क्या कुल्लू हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला है? बिल्कुल नहीं। 5वां जिला कौन सा है? बिलासपुर। क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिलासपुर 5वां जिला है, कुल्लू 5वां जिला नहीं है, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है यानी लिटरेसी? 80.14%। क्या कुल्लू की साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक है? नहीं, हमीरपुर की है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दर्रे कौन कौन से हैं? रोहतांग दर्रा है, पिन पार्वती दर्रा है, जलोरी दर्रा है, ठीक है। रोहतांग दर्रा वही है जहाँ से ब्यास नदी निकलती है। सतलुज और ब्यास जो है कुल्लू की प्रमुख नदियाँ हैं और ब्यास के 3 स्रोत हैं, ब्यास रिखी, ब्यास कुंड और रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो ब्यास कहाँ से निकलती है? बेसिकली कुल्लू से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। आगे चल के ब्यास में जो है और भी काफ़ी सहायक नदियाँ हैं जो जुड़ती हैं, जैसे पार्वती जुड़ती है, तीर्थन, सैंज, हारला, सरवारी, ठीक है, मनालसू, फोजल नाला बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो वो जो है
ये सब जो है ब्यास नदी की बहुत ही प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कुल्लू में, ठीक है। और जो सतलुज नदी है वो शिमला ज़िले के साथ कुल्लू ज़िले में सीमा बनाती है, ठीक है। चश्मे हैं कुछ, वशिष्ठ है, गर्म पानी का चश्मा, मणिकरण है, खीर गंगा है, कसोल है, कलथ है। तो ये सब जो है गर्म पानी के चश्मे हैं कुल्लू में। उसके बाद झीलें हैं, सरवालसर झील है, मंतलाई झील है, भृगु झील है और दशहर झील है। तो ये झीलें हैं, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप एक बार मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। किताबें हैं कुछ, जैसे कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ये APF हारकोट ने लिखी थी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। उसके बाद कुलुत देश की कहानी लालचंद्र प्रार्थी ने लिखी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लालचंद्र प्रार्थी 1972 में, ठीक है। दोनों बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ चोटियाँ हैं जैसे परागला, उमाशीला, क्षितिधार, श्रीखंड, ठीक है। और पिन पार्वती है, इंद्र किला है। तो ये सब जो है कुल्लू की प्रमुख चोटियाँ हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इतिहास कुल्लू का। देखिए, इतिहास में ना एक समय था जब कुल्लू बहुत बड़ा राज्य था, वो बहुत बड़े महत्व का राज्य था, जिसकी जो गणना थी ना वो कांगड़ा और कश्मीर के साथ होती थी। लेकिन 1846 में जब अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्ज़ा किया गया तो कुल्लू भी जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन चला गया। कुल्लू का पुराना नाम क्या है? कुलुत, यही लिखा है यहाँ पे। कुल्लू का पौराणिक ग्रंथों में कुलुत देश के नाम से वर्णन मिलता है। रामायण, विष्णु पुराण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहत संहिता और कल्हण की रंजत रंगिनी में कुलुत का वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में कुलुत देश को गंधर्वों की भूमि कहा गया है। कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहा गया है क्योंकि इसे रहने योग्य संसार का अंत माना गया था। कर्नल APF हारकोट ने अपनी बुक, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ठीक है, वो किसने लिखी? APF हारकोट ने, ठीक है। तो कर्नल APF हारकोट ने अपनी किताब कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति में कुल्लू के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। तो कुलुत रियासत के राजाओं की वंशावली में APF हारकोट ने एडिट किया था और प्राचीन काल में कुल्लू पर 7 वजीर जो है वो शासन करते थे। ये है 7 वजीरियाँ और आपको सातों की सातों याद रखनी है। सातों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? वजीरी परोल, वजीरी रूपी, वजीरी लाख महाराज, ये इकट्ठा है, ठीक है। वजीरी सिराज या सराज, वजीरी लाखसारी, वजीरी लाहौल और वजीरी बंगाल, ठीक है। स्लाइड्स में हल्का सा मिस्टेक हो जाता है कई बार बनाने में, तो चेक कर लेना। वजीरी परोल जो कि कुल्लू की मुख्य है, वजीरी रूपी जो कि ब्यास नदी के बाईं ओर का जो पार्वती व सैंज नदियों के बीच का क्षेत्र। नेक्स्ट है वजीरी लाग महाराज, ठीक है, सरवारी खड़ के दाईं ओर का क्षेत्र है, सुल्तानपुर तथा ब्यास से बजौरा तक का जो है। नेक्स्ट है वजीरी सिराज, सिराज जो जलोड़ी दर्रे को जो 2 भागों में बांटता है। नेक्स्ट है वजीरी लाखसारी, फोजल और सरवरी खड़ के बीच का क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है वजीरी लाहौल, नाम से पता चल रहा है, लाहौल घाटी का दक्षिणी पूर्वी भाग, और वजीरी भंगाल, छोटा भंगाल का क्षेत्र, ठीक है। तो ये सातों की सातों वजीरियाँ आपको याद रखनी है और बहुत अच्छे से याद कर लो। वजीरी परोल, वजीरी रूपी, वजीरी लाख महाराज, वजीरी सिराज, लाखसारी, लाहौल और भंगाल। 2 तो याद रहनी ही चाहिए, 2 क्या 3 याद रहनी चाहिए। परोल क्योंकि मुख्य है और लाहौल और बंगाल तो याद ही रहनी चाहिए, बाकी आप याद कर लेना। कुल्लू रियासत की स्थापना, पाल वंश के बारे में करेंगे। कुल्लू रियासत के जो संस्थापक थे उनका नाम था बिहंग मणिपाल। तो बिहंग मणिपाल से लेके पाल वंश के अंतिम शासक कैलाश पाल जी तक हम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सिंह वंश के राजा बहादुर सिंह से लेके राजा अजीत सिंह, वहाँ तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुल्लू की वंशावली के आधार पर कुल्लू राज्य के संस्थापक का नाम बिहंग मणिपाल था। अच्छा, चंबा के संस्थापक का नाम क्या था? राजा मैरू या वो कहाँ से आए थे? वो अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे। और वर्मन उपनाम जो है कौन से राजाओं के साथ लगता है? चंबा के राजाओं के साथ। पाल वंश जो है वो कुल्लू के राजाओं के साथ लगता है, ठीक है। चलिए,
बिहंगमणि पाल जी जो थे, इनके जो पूर्वज थे वो प्रयाग में रहते थे। देखो यहाँ पे प्रयाग में रहते थे, वहाँ से वे कुमायूं आए और कुमायूं से मायापुरी यानी हरिद्वार। तो उसके बाद क्या हुआ, जो स्थानीय समान थे वहाँ के, उनके विद्रोह के कारण या उनके विरोध के कारण जो है उन्हें वो स्थान छोड़ना पड़ा था। तो बिहंगमणि पाल जी ने अपने भाइयों से विदाई ले ली और अपनी पत्नी, अपने पुत्र पचपाल और अपने कुल पुरोहित उदयराम, बोथ द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनके साथ कुल्लू घाटी की ओर आए। तो सबसे पहले वो मणिकरण में रहे। उस समय कुल्लू जो है ना वो छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था, कोई बड़ा राज्य नहीं था। तो जो ये गढ़ थे छोटे छोटे, यहाँ पे ना समांत शासन किया करते थे, जैसे राणा ठाकुर वो ये कहलाते थे, तो इनका शासन था। तो बिहंगमणि पाल जी ने पार्वती घाटी की कुछ एक सामंतों के साथ युद्ध किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया, लेकिन उनकी ये विजय जो थी वो स्थायी नहीं थी। जो सामंत थे वो फिर से संगठित हो गए। उन्होंने जो बिहंगमणि पाल से जीता हुआ क्षेत्र था बिहंगमणि पाल के पास, वो सारा वापस छीन लिया और उनने वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। तो बिहंगमणि पाल फिर जगतसुख में आकर चपराई नामक व्यक्ति के घर में रहने लगे और इस प्रकार से वो एक अज्ञातवास करने लगे। तो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि बुक में मेंशन है तो मुझे लगता है कि ये पता होनी चाहिए। देखिए, कहते हैं ना, एक दिन वे जब जगत सुख के निकट एक बड़ी शिला पर सोए हुए थे तो उस दिशा में एक ब्राह्मण जा रहे थे। तो उन्होंने बिहंगमणि पाल जी को देखा और अनुमान लगाया कि ये व्यक्ति जो है वो उच्च कुल के हो सकते हैं। तो उन्होंने उससे पूछताछ भी की, लेकिन बिहंगमणि पाल जी ने कोई बहाना लगा दिया कि वह कृषक हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ब्राह्मण थे ना, उन्हें काफ़ी संदेह हुआ उन पर। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि तुम किसी कुलीन वंश के लगते हो और निश्चय ही एक दिन यहाँ के राजा बनोगे। तो जैसे ही बिहंगमणि पाल जी ने ये सुना तो उन्होंने अपना भेद जो है वो ब्राह्मण को बता दिया, पर उनसे विनती भी की कि उनका भेद ना वो किसी को ना खोले, क्योंकि उनके विरोधी बहुत थे। तो जो उनके विरोधियों को अगर पता चलता तो वो उन्हें मार डालेंगे। तो ब्राह्मण ने ना उन्हें आश्वासन दिया कि कोई भी शत्रु जो है ना वो उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। अब क्या होता है ना, जो साधारण लोग थे ना वो सामंतों से बहुत दुखी थे, क्योंकि जो सामंत थे ना वो बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे। तो उन्होंने क्या किया, बिहंगमणि पाल जी ने इन सामंतों के विरुद्ध ना एक संघ बनाया और ये निश्चय कर लिया कि वह एक नए राजा का चुनाव करेंगे। अब इस अवधि में क्या होता है, एक दिन जगत सुख के निकट जो है भवारा नामक स्थान में जचोल जात्रा का मेला जा रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भवारा नामक स्थान पे जचोल जात्रा का मेला जा रहा था। अब बिहंगमणि पाल जी भी उस दिन उसी मार्ग पर जा रहे थे। तो मार्ग पे जब वो जा रहे थे, यानी वो उस रास्ते पे जब जा रहे थे, तो उन्हें एक वृद्ध महिला मिलती है। वो महिला भी मेला देखने ही जा रही थी। तो बिहंगमणि पाल जी ने उन्हें अपनी पीठ पर उठा लिया और मेला देखने के लिए ले गए। तो जब वे बसनारा के निकट जूरा के पास पहुँचे तो वह जो वृद्ध थी ना वो पीठ से नीचे उतरी और बिहंगमणि पाल जी से बोली कि उसकी पीठ पर चढ़ जाए। तो ये जब उन्होंने बिहंगमणि पाल जी ने सुना तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो वृद्ध महिला है ये यहाँ की हडिम्बा माता हो सकती है। तो देवी ने उसे वरदान दिया कि वह इस देश का राजा बनेगा। तो इस पर बिहंगमणि पाल जी ने कहा कि वह निर्धन है, असहाय है और इस क्षेत्र में नितांत अपरिचित है, तो उसका कोई भी सहयोगी नहीं है। तो देवी हडिम्बा जी ने कहा कि वह निराश ना होए और उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा कि उनकी भविष्यवाणी एक दिन सत्य होकर रहेगी। इसके बाद वे दोनों मेला देखने चले गए। इसके बाद क्या हुआ, सामंतों के विरुद्ध जो है विद्रोह खड़ा हो गया और परिणाम स्वरूप कई सामंत मारे गए और बिहंगमणि पाल जी को राजा बनाया गया। तो इस प्रकार जो है बिहंगमणि पाल जी कुलुत देश के यानी कुलुत रियासत के संस्थापक बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे करिए। अब जो है बिहंगमणि पाल का वंश शुरू हो गया था। ठीक है, तो बिहंगमणि पाल जी के बाद जो है उनके जो पुत्र पचपाल वो वहाँ के राजा बनते हैं। तो उन्होंने मनाली घाटी के स्थित गोजरा और भवारा के सामंतों को जीतकर उनसे कर लेने पर उन्हें विवश कर दिया था। इसके बाद कई राजा हुए पचपाल जी के बाद। तो हिंदपाल, सुग्रपाल, शक्तिपाल, महेश्वरपाल, ओमपाल, ये सब राजा हुए। लेकिन
कोई ऐतिहासिक इनके काल में महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, ठीक है। लेकिन सुग्रपाल के वक्त में ये हुआ था कि इनकी ना 2 अलग अलग रानियों से एक ही समय पैदा हुए 2 पुत्र थे, जिनका नाम था शक्ति और जनक। तो इन दोनों में राजगद्दी को लेकर ना बहुत खींचातानी होती थी। तो अतः राज पुरोहित की सलाह ली गई, जिसने बड़ी रानी के पुत्र शक्तिपाल को राजा बनाया। तो शक्तिपाल के बाद जो है महेंद्रपाल, ओमपाल और राजेंद्रपाल जो है वो राजा हुए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस अगर पूछ लें कि कुल्लू के कौन से ऐसे राजा थे जिनकी 2 अलग अलग रानियों से एक ही समय पर 2 पुत्र पैदा हुए थे, और या उनका नाम क्या था, तो ये पता होना चाहिए कि सुग्रपाल के 2 अलग अलग रानियों से एक ही समय पैदा हुए 2 पुत्र थे। अब हम करेंगे नेक्स्ट राजा राजेंद्रपाल। अब क्या होता है, राजेंद्रपाल के राज में ना एक छोटी रियासत थी जिसका नाम था कोठी बरसाई। इस पर सूरजचंद का राज था। यहाँ लिखा होगा नेम सेकेंड लाइन में। राजा के समान सूरजचंद का राज्य था और वह पुत्रहीन था, उन्हें कोई पुत्र नहीं था। तो उसकी मृत्यु के बाद जो है जो राजगद्दी है उनकी पुत्री रूप सुंदरी वहाँ की रानी बनती है। तो राजा ने जब यानी राजेंद्रपाल ने जब राज कर मांगा तो रानी ने मना कर दिया राज कर देने से। राजेंद्रपाल ने सेना लेकर उन पर आक्रमण किया, परंतु उन्हें मुँह की खानी पड़ी। उनके जो 11 पुत्र थे वो भी युद्ध में मारे गए। सिर्फ 2 पुत्र बचे थे, ठीक है, वो जैसे तैसे बचकर निकले थे। तो राजा ने एक संधि करने के उद्देश्य से अपने एक पुत्र को रानी के पास संधि पत्र लेकर भेजा। तो रानी को जब पता चला कि जो पत्रवाहक है वो राजेंद्रपाल का पुत्र है, जिसके 11 पुत्र जो हैं वो युद्ध में मारे गए हैं, तो रानी ने संधि की बात मान ली। और यही नहीं, उसने जो है राजा के पत्रवाहक पुत्र के साथ विवाह संबंध स्थापित करने की इच्छा भी प्रकट की। राजा को जब इस प्रकार के विवाह प्रस्ताव की सूचना मिली तो उसने शीघ्र ही हाँ कर दी और विवाह हो गया। तो इस प्रकार जो है कोठी बरसाई भी जो है वो राजा राजेंद्रपाल के अधीन आ गया। अगले राजा थे राजा विशुद्धपाल। तो जब अपने पिता के बाद जब ये राजा बने तो इन्होंने नगर के समान करमचंद के साथ युद्ध छेड़ा। तो उन्होंने नगर को भी जीत लिया और अपने अधिकार में ले लिया। तो इस समय तक कुल्लू की राजधानी जो थी वो जगतसुख थी, लेकिन विशुद्धपाल ने नगर पर अधिकार करके अपनी राजधानी लाकर जगतसुख से लाकर नगर में स्थापित कर दी। तो अगर पूछा जाए कि किसने अपनी राजधानी जो है वो जगतसुख से नगर में स्थापित की थी, तो वो थे राजा विशुद्धपाल। राजा विशुद्धपाल के बाद कई राजा हुए, उत्तमपाल हुए, द्विजपाल हुए, चक्रपाल, करणपाल। उसके बाद आते हैं राजा सूरजपाल। सूरजपाल की कोई भी वैध संतान नहीं थी, लेकिन बहुत सारी अवैध संतानें थीं। तो रक्षपाल उसके बाद गद्दी पर बैठे, तो कोई इसकी जानकारी किसी बुक में नहीं दी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जो है राजा बनते हैं राजा रुद्रपाल। रुद्रपाल के समय में स्पीति के एक राजा थे राजा राजेंद्र सेन। उन्होंने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और रुद्रपाल को वार्षिक भुगतान देने पर विवश कर दिया। तो इस सारी स्थिति का चंबा ने भी फायदा उठाया और चंबा ने स्थिति का लाभ उठाकर कुल्लू के अधीन लाहौल क्षेत्र को भी जीत लिया। रुद्रपाल के बाद उनका पुत्र हमीरपाल जो है वो राजा बनता है और वो भी कर देता रहता है। लेकिन हमीरपाल के बाद जब उनका पुत्र प्रसिद्धपाल राजा बना तो उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया और स्पीति के जो राजा चेतसेन हैं उनके साथ रोहतांग घाटी के निकट युद्ध किया और उन्हें परास्त कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने लाहौल को भी चंबा के चंगुल से बचा लिया, ठीक है। तो ये तीनों राजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति और कुल्लू का जो इतिहास है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आप कुल्लू का इतिहास पहले पढ़ रहे हैं तो उसके बाद लाहौल स्पीति का पढ़िए और उसके बाद चंबा का भी पढ़िए, क्योंकि तीनों ही बहुत एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। लाहौल स्पीति और कुल्लू का तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो जो नेम्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ यही स्पीति की हिस्ट्री में भी यूज़ हुए हैं। मैंने हिस्ट्री बनाई है लाहौल एंड स्पीति की, तो मैं वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगले राजा हैं राजा संसारपाल। राजा संसारपाल से पहले बहुत राजा हुए, हरिचंदपाल हुए, सुबोधपाल हुए, सोमपाल। तो संसारपाल के समय में यह हुआ था कि लद्दाख के ग्यामरूर नामक एक भोट शासक ने जो स्पीति के राजा चेतसेन थे उनको युद्ध में परास्त किया था और चेतसेन वहाँ मारा गया, ठीक है। तो संसारपाल ने भी ग्यामरूर की बहुत मदद की थी। तो उसने चेतसेन के पुत्र यानी ग्यामरूर ने चेतसेन के पुत्र को स्पीति के 3 गांव की जागीर दी और 3 गांव कुल्लू के राजा संसारपाल को दिए थे। साथ ये हुआ कि जो राजा चेतसेन था
स्पीति में हिंदू राजवंश का अंत जो है राजा चेतसेन के साथ हो गया था। ठीक है, उसके बाद चीनी यात्री हुएत्सांग आए थे भारत, जो 629 से 643 के बीच में आए थे। तो 635 में वो जालंधर होते हुए कुल्लू और लाहौल भी आए थे। तो राजा संसारपाल के बाद जो है राजा होते हैं राजा दत्तेश्वर पाल। देखिए इसके बाद राजा कई हुए, जैसे कि भोगपाल हुए, गंभीरपाल हुए, भूमिपाल हुए। तो इनके राजकाल में जो है वो कोई विशेष घटना नहीं हुई। लेकिन अब है राजा दत्तेश्वर पाल, राजा शीतल पाल और फिर है राजा जरेश्वर पाल। अब क्या होता है, राजा दत्तेश्वर पाल के वक्त में जो चंबा के राजा थे राजा मेरू वर्मन, वो लाहौल की ओर से कुल्लू पर आक्रमण कर देते हैं। तो दत्तेश्वर पाल ने भी अपनी सेना लेकर रोहतांग की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होता है, परंतु दत्तेश्वर पाल लड़ाई में मारे जाते हैं। दत्तेश्वर पाल के बाद जो है उनका जो पुत्र है अमरपाल, वो सेना का नेतृत्व करते हैं, लेकिन भरमौर के आगे उनकी बिल्कुल नहीं चलती और राजा अमरपाल और उनका एक पुत्र दोनों लड़ाई में मारे जाते हैं। तो जो दत्तेश्वर पाल थे वो कुल्लू के 31वें राजा थे, 31। ठीक है, अगर बुक में मेंशन है कि 31 है तो आपको याद रखना है। अगर बुक में जो जो चीज़ मेंशन है वो सब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अमरपाल और उनका एक पुत्र जो है वो लड़ाई में मारे जाते हैं, लेकिन अमरपाल का जो दूसरा पुत्र है शीतलपाल, वो भागकर बुशहर में शरण ले लेते हैं। इसके उपरांत 5 पीढ़ियों तक बुशहर में वो रहते हैं। तो इतने लंबे समय तक कुल्लू पर चंबा का ही अधिकार रहा। ठीक, तो अब राजा शीतलपाल के बाद ना उनकी पीढ़ी में एक जरेश्वर पाल नामक राजा होते हैं। उस समय चंबा के राजा थे राजा लक्ष्मी वर्मन। तो लक्ष्मी वर्मन के समय तक एक तो महामारी फैली थी और दूसरी तरफ ना तबाही हो रही थी, क्योंकि जो कीरा अर्थात भोटों का उत्तर की ओर से भरमौर पर आक्रमण हुआ था। इस लड़ाई में राजा लक्ष्मी वर्मन मारे गए थे और भरमौर पर भोटों का लगभग 20 वर्ष तक अधिकार रहा। तो राजा जरेश्वर पाल ने इन्हीं सभी परिस्थितियों का लाभ उठाया और एक उचित सा अवसर देखा और बुशेर की सहायता से भरमौर की सेनाओं को कुल्लू में मार दिया। तो इस प्रकार जो है जरेश्वर पाल ने फिर से कुल्लू को अपने अधिकार में ले लिया। लक्ष्मी वर्मन के पहले कौन राजा थे? राजा मेरू वर्मन। ठीक है, राजा मेरू वर्मन के बाद जो है राजा बनते हैं राजा लक्ष्मी वर्मन, और लक्ष्मी वर्मन के बाद राजा बनते हैं मुसान वर्मन। मुसान वर्मन वही राजा हैं जिनका जन्म जो है एक गुफा में हुआ था और चूहों ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम मुसान वर्मन पड़ गया। ये सब मैंने चंबा के इतिहास में पढ़ाया हुआ है, आप एक बार वहाँ जाके देख लीजिए। चलिए अगले राजा करते हैं राजा नारदपाल। नारदपाल से पहले प्रकाशपाल, अचंभापाल, तपनेश्वर पाल, परमपाल और नगेंद्रपाल राजा थे। नगेंद्रपाल के बाद राजा बनते हैं नारदपाल। ठीक है, तो जब नारदपाल राजा हुए तो उस समय भरमौर के राजा थे राजा साहिल वर्मन। इनके बारे में तो सभी जानते हैं, इनके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो साहिल वर्मन की सेना ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और मनाली के निकट मजानकोट गांव तक पहुंच गई। तो वहीं पर उसकी सेनाओं ने एक दुर्ग भी बनाया। तो ये कुछ 12 वर्ष तक चलता रहा युद्ध। अंत में दोनों में सुलह हुई, लेकिन जो कुल्लू वाले थे ना उनका मन साफ नहीं था। उन्होंने आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए ना एक योजना बनाई। उन्होंने एक रात को कोठी नामक गांव में एक उत्सव का आयोजन किया। तो इस स्थान पर ना ब्यास नदी बहुत गहरी है, तो यहाँ पर ना नदी को पार करने के लिए 2 शहतीर लगाकर एक पुल बना रखा था। तो कुल्लू वालों ने छल से पुल को वहाँ से निकाल दिया। रात में जब उत्सव में भाग लेने के लिए चंबा के सैनिक नदी की दूसरी ओर से आए तो उनमें से अधिकांश अपनी असावधानी के कारण जो है नदी में गिरकर डूब गए, और जो कुछ बचे थे वो डर के भाग गए। तो इस प्रकार जो है धोखे से कुल्लू वालों ने गद्दी सेना को कुल्लू से मारकर भगा दिया। जो चंबा की सेना है उन्हीं को ही गद्दी सेना के नाम से पुकारा जाता है। इसके पश्चात कुल्लू के कई राजा हुए, जैसे नरोत्तम पाल हुए, शीशपाल हुए, और अब है राजा भूपपाल। राजा भूपपाल के समय सुकेत के राजा वीरसेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। तो ये जो राजा थे राजा भूपपाल, ये सुकेत के राजा वीरसेन के समकालीन थे। तो वीरसेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और भूपपाल को सिराज में हराकर कैद कर लिया, जिसके बाद में वार्षिक भुगतान की शर्त पर उसे छोड़ दिया। तो भूपपाल के बाद जो राजा बनते हैं वो है राजा अनिरुद्ध पाल। वो भी कर देते रहते हैं सुकेत को। नेक्स्ट राजा है राजा हस्तपाल प्रथम। ठीक है,
कुछ बुक्स में इनका नाम जो है हेतपाल, यानी बिलोखरा की बुक में हेतपाल नाम मिलेगा। भूपाल के बाद क्या होता है, उनके जो पुत्र थे अनिरुद्धपाल, वो सुकेत को राज कर देते रहे, परंतु अनिरुद्धपाल के जो पुत्र थे हस्तपाल, उनके समय में क्या होता है कि जो सुकेत के राजा थे ना, राजा विक्रमसेन, वो तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार चले गए थे। क्योंकि वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो जाने से पहले ना वो अपना जितना भी राजकाज था वो अपने छोटे भाई को त्रिविक्रमसेन को देकर चले गए थे। तो 2 वर्ष तक तो विक्रमसेन वहाँ तीर्थ यात्रा पर थे। तो इस अवधि में क्या होता है ना, त्रिविक्रमसेन के मन में ना अपने भाई के राज्य पर अधिकार करने की इच्छा जाग जाती है। तो अब त्रिविक्रमसेन क्या करते हैं, राजा हेतपाल यानी हस्तपाल प्रथम की सहायता लेते हैं, और राजा हस्तपाल मान भी जाते हैं, क्योंकि राजा त्रिविक्रमसेन ने ये शर्त रखी होती है कि वो उन्हें राजकर से मुक्त कर देंगे। अब 2 वर्ष के बाद क्या होता है, जब विक्रमसेन वापस आता है तो रास्ते में उसे मालूम होता है कि जो उनका छोटा भाई है त्रिविक्रमसेन और कुल्लू के राजा ने मिलकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया है। तो इस पर विक्रमसेन को ना सीधा अपने संबंधी क्योंथल के राजा के पास जाना पड़ता है, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो राजा क्योंथल ने उन्हें अपनी सेना दे दी। तो सतलुज के किनारे ज्योरी के पास जो है एक युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है, राजा हेतपाल यानी हस्तपाल प्रथम और राजा त्रिविक्रमसेन जो हैं वो मारे जाते हैं। इसके पश्चात विक्रमसेन ने कुल्लू पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद हेतपाल के जो पुत्र थे उनको जागीर दे दी, और जो हेतपाल के वंशज थे यानी धनीराम, गोपाल दास और लक्ष्मीदास, ये 3 पीढ़ी तक जागीरदार बनकर रहे। इसके बाद क्या होता है, राजा विक्रमसेन का जो पुत्र यानी कि पुत्र का पुत्र लक्ष्मण सेन, उसे राजा बनाया जाता है। लेकिन लक्ष्मण सेन को 2 वर्ष की आयु में ही राजा बना दिया जाता है, क्योंकि जो विक्रमसेन थे उनके जो दोनों पुत्र थे उनकी आंखों के सामने वो मर गए थे, ठीक है। लेकिन जो कुल्लू के राजा थे उस वक्त सूरतपाल, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और अपने राज्य को बचा लिया। तो लक्ष्मण सेन से अपनी रियासत को आज़ाद करवा लिया सूरतपाल ने। अगले जो राजा हुए राजा संतोषपाल। तो जब राजा संतोषपाल हुए ना, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था बनाने के लिए, ये छोटे छोटे नेम्स हैं। इन राजाओं के काल में बहुत ही छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं, वो आप ऐसे लिख लीजिए। संतोषपाल के वक्त में क्या हुआ कि संतोषपाल ने लद्दाख के ग्यामोर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो उसका पुत्र था उसका नाम था तेगपाल। तो तेगपाल ने बलूचिस्तान के शासक मोहम्मद खान को मारकर उसके पुत्र को राज कर देने पर बाध्य किया। संतोषपाल और तेगपाल के बाद राजा होते हैं राजा उचितपाल। उचितपाल ने तिब्बत पर आक्रमण किया। तो जब उन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया ना, और जब उनका नियंत्रण हो गया, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई उचितपाल की, तो उसके बाद जो तिब्बत के राजा थे लहाचन सेन, उन्होंने उचितपाल के बेटे को बंदी बनाकर रख लिया। उचितपाल के बाद जो राजा बनते हैं वो है राजा सिकंदर पाल। यहाँ देखो सिकंदर, ये आपको सारा डाटा बुक में मिल जाएगा, ठीक है। राजा सिकंदर पाल। अब क्या होता है, जब राजा सिकंदर पाल राजा बनते हैं तो उस समय ना तिब्बत और बलूचिस्तान के शासकों ने मिलकर कुल्लू पर आक्रमण कर दिया, और सिकंदर पाल जी को तब पकड़ा जब वो अपने माता पिता का अग्निदाह संस्कार कर रहे थे। तो कुछ समय तक उनका कुल्लू पर अधिकार रहा। अब कुल्लू के राजा को शपथ लेकर तब तक राज कर देने पर बाध्य कर दिया गया जब तक कि कैलाश का हिम संपूर्ण पिघल ना जाए, मानसरोवर सूख ना जाए। तो अब इस घटना के बाद जो है सिकंदर पाल जो है वो सहायता पाने के उद्देश्य से दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली पर तोमर राजाओं का राज था उस टाइम। तो जो दिल्ली के सम्राट थे ना, वो स्वयं सेना लेकर आए और कुल्लू होते हुए लद्दाख की ओर बढ़े। गैमूर बलूचिस्तान को जीतकर तिब्बत में मानसरोवर तक चले गए। तो प्राचीन काल में मानसरोवर झील को मंतीचक के नाम से जाना जाता था। अब इसके बाद कई राजा होते हैं, राजा हस्तपाल, फिर उनका पुत्र शशिपाल, उसके बाद निशुधन पाल, नरेंद्र पाल। तो नरेंद्र पाल के वक्त में ये हुआ कि बंगाल राज्य ने आक्रमण कर दिया था और कुल्लू से कर वसूला।
वर्ष तक चलता रहा। ठीक है, उसके बाद राजा संतोषपाल द्वितीय हुए, फिर हुए नंदपाल। तो नंदपाल के समय में कांगड़ा ने कुल्लू को अपने अधीन कर लिया था और धरतीपाल के समय भी यही स्थिति रही। लेकिन राजा इंद्रपाल ने कुल्लू को कांगड़ा के चंगुल से मुक्त कराया। उसके बाद और राजा हुए, जैसे महिचक्रपाल, जयधरपाल, केरलपाल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे राजा हुए। तो इनके काल की तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं नहीं, लेकिन अगले राजा थे राजा उर्धनपाल, जिनका बुक्स में आपको नेम मिलेगा। तो इन्होंने संध्या देवी का मंदिर बनवाया था, यानी कि इस राजा की जो राज्य की तिथि है ना, कुल्लू घाटी में स्थित हडिम्बा देवी के मंदिर की एक लेख और दूसरे संध्या देवी के शिलालेख के अनुसार 1418 से 1428 ईस्वी में बैठती है। ठीक है, तो उर्धनपाल इस वंश के जो थे 72 राजा थे। ठीक है, जिसने जगत सुख में संध्या देवी मंदिर का निर्माण किया था। इसके बाद राजा होते हैं कैलाशपाल, जो कि अंतिम राजा थे पाल वंश के। तो ये पाल उपनाम वाले कुल्लू के अंतिम राजा थे। 1450 तक शासन किया, इसके बाद कई साल तक राजा नहीं हुए। कैलाशपाल के बाद जो है कुल्लू पर सुकेत, राणा और ठाकुरों का राज था। तो यहाँ से हमारा पाल वंश जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसके बाद सिंह बदानी वंश, जो कि बहादुर सिंह से लेके अजीत सिंह तक करेंगे, या फिर मैं बहादुर सिंह के ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊँगी और उसके बाद बाकी मैं राजा कवर करवा दूँगी। अच्छा, एक और चीज़ ये बता दी है मैंने, कैलाशपाल के बारे में और चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि 1450 तक राज्य करते रहे। ठीक है, इसके पश्चात जो है लगभग 50 वर्ष तक ना कोई पाल राजा नहीं हुआ और वहाँ की राजनीति में भी एक प्रकार की अव्यवस्था फैल गई थी। तो कुछ भाग पर सुकेत का अधिकार रहा, वही जो यहाँ लिखा हुआ है, कुल्लू पर सुकेत, राणा, ठाकुरों का राज था। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुल्लू के ना छोटे मोटे जो समान थे, राणा और जो ठाकुर थे, उन्होंने मिलकर कैलाशपाल के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था और उसे कुल्लू घाटी से भागने पर विवश कर दिया था। तो कैलाशपाल ने भागकर हरिद्वार में जाकर शरण ली थी, जहाँ से उनके पूर्वज आए थे, यानी बिहंगमणि पाल, जो हमने स्टार्टिंग में किया, कुल्लू के संस्थापक। ठीक है, तो अब बाकी का जो बचा हुआ है रिमेनिंग, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।